audio jungle.
गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? तो दो टॉपिक हमें करने हैं आज, है ना। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चर्चा करनी है, और एक है हमारा आसियान पर। ठीक। तो ये दो टॉपिक हमें आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम आसियान पर। मनी लॉन्ड्रिंग। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पहले हम उसे फॉर्मेट कर लें कि इसमें हम क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है, और मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके कितने होते हैं, कितने तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, तरीके क्या है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, किस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग में अपनाते हैं लोग, उसको देखेंगे। आजकल मनी लॉन्ड्रिंग में तकनीकी का प्रयोग बढ़ गया है, तो फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग में तकनीकी का प्रयोग कैसे हो रहा है, और इस प्रयोग ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को और अधिक बढ़ा दिया है। इसके बाद हम देखेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक अप्रोच हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे कैसे काम करता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है। इसके बाद हम देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उपाय क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को हम कैसे रोक रहे हैं वो, और ऐसे उपायों को रोकने में फिर हम चुनौतियां देख लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में चुनौतियां क्या है, चुनौतियां मतलब इसको रोकने में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, और फिर हम सुझाव। इस तरीके से एक पूरा टॉपिक हमारा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आज के परिस्थिति में समस्या क्रिएट कर रहा है वो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है। साधारण भाषा में अगर कहें तो काले धन को सफेद बनाने की एक प्रक्रिया है। ऐसा धन जो अवैध स्रोतों से हमने प्राप्त किया है, उस धन को वैध स्रोतों में तब्दील करने की प्रक्रिया को कहा जाएगा। तो छोटे शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि अवैध धन को वैध धन मतलब लीगल धन में तब्दील करने की प्रक्रिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे मनी, जिस तरीके से इलीगल धन इकट्ठा होता है खनन के माध्यम से, या कोई भी ऐसा धन। अब यहां पर बात आती है कि ये अवैध धन क्या होता है। तो अवैध धन के बारे में एक व्यापक परिभाषा अगर देखी जाए, कोई भी ऐसा धन जो कर से विरत है, या उसमें कर नहीं दिया गया है, या फिर वो किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। और व्यापक तरीके से देखें तो ऐसा धन जो अमानवीय और अनैतिक है। तो दोनों पक्ष आ जाते हैं। वैधानिक तरीके से अगर कहा जाए तो ऐसा धन जो
कर नहीं दिया गया है जिस पर, या किसी कानून का उल्लंघन करता है, उसको अवैध धन कहा जाएगा। लेकिन अगर व्यापक तरीके से देखा जाए, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, तो उस धन का सोर्स अमानवीय है, अनैतिक है, उसे भी हम अवैध धन ही कहेंगे। उसी को काला धन भी कहा जाता है। तो ये अवैध धन को वैध धन में तब्दील करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहीं। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस शब्द को इनॉग्रेट किया गया। वैसे तो 1920-30 से के बाद से ये शब्द प्रचलित हुआ। हमारे यहाँ पर भी ये ऐसा नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर हवाला कहा जाता है। उसी को हम भारत में हवाला कहते हैं। जैसे आपने हर्षद मेहता कांड सुना हो, तो हवाला का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन बड़ी व्यवस्थित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग शब्द प्रचलित हुआ 1980 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। चर्चा में तो ये 1920-30 से में ही आ गया था, लेकिन 1980 के दशक में ये व्यापक चर्चा में आया। अब जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, मतलब जिसने इकट्ठा धन कर लिया बहुत सारा, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और उसे फिर वैध धन में तब्दील करना है, तो ऐसे व्यक्ति को लाउंडरर कहा जाता है। जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग करता है वो लाउंडरर है। अब उसे इस तरीके को प्रयोग करने के लिए कुछ सहयोगी चाहिए होते हैं। उन सहयोगियों को स्मर्फ कहा जाता है, स्मर्फ। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। आज के जमाने में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर प्रचलित तरीकों में हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुमूल्य रत्न खरीद करके रखते हैं और अवैध धन से उन रत्नों को खरीद लिया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है। जैसे कि वर्ष 2008 में स्विस बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे कस्टमर्स को हीरो में निवेश करना चाहिए, डायमंड्स में। तो डायमंड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। तो ये तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है जिसके आधार पर चर्चित रही। लेकिन कुछ दिनों से शेल कंपनियां भी बनाई जाती रही हैं और सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। इनको आप झूठी कंपनियां कह सकते हैं। झूठी कंपनियां मतलब जो कागज में तो हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो कोई काम नहीं करती हैं, वो शेल कंपनियां हैं। तो आपने किसी कंपनी में निवेश कर दिया, अब ऐसा दिखाया कि वो मुनाफा कमा रही है, लेकिन वास्तव में वो कोई मुनाफा नहीं कमा रही होती है, उससे मुनाफा दिखाया जाता है। तो सेल कंपनियों के माध्यम से भी हो रहा है। बड़ी बड़ी संरचनाओं को खरीद करके भी मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। बड़ी संरचनाओं की खरीद फरोख्त करके ऐसे तमाम ऐसे उपाय मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े मॉल, घर और ये सब खरीदे, उसमें आपने काला धन खपत कर दिया। पता चला 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने शो कर दिया कि वो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो 100 करोड़ आपने कौन सा लगा दिया उसमें? ब्लैक मनी लगा दिया। रजिस्ट्रेशन उसका हुआ या गवर्नमेंट की नज़र में वो आया कि वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वास्तव में वो कितने की खरीदी गई? 200 करोड़ की। तो ऐसे बहुत सारी संरचनाओं को खरीद करके काम किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करके भी लोग करते हैं। विदेशी बैंकों में जमा कर ऐसे जगहों पर जहां पर व्यापार और व्यवसाय की नियम तो बहुत उदार है, लेकिन वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है, या उन स्थितियों पर उन देशों में जमा किया जाता है, जैसे पनामा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, मकाऊ हो गया, इन सब क्षेत्रों में टैक्स हेवन देश इन्हीं को कहा जाता है। तो टैक्स हेवन देशों में आप गए, वहाँ करों की दरें बहुत कम होती हैं, वहाँ पर आपने किसी व्यवसाय में पैसा लगा दिया और वहाँ से मुनाफा कमा करके आप लेकर के आए। जैसे भारत के बहुत सारे लोग मकाऊ है, पनामा है, हांगकांग, इन सब देशों में अपना निवेश करना शुरू करते हैं। तो आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी वर्ष 2016 की, पनामा पेपर्स लीक का। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग की घटना थी जिसमें
लगभग 11.5 मिलियन डॉलर का घोटाला हुआ था। तो एक लंबा घोटाला, इससे भी ज्यादा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे व्यवसाय में पैसा लगा करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है जिस व्यवसाय में खर्चे का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कितना खर्च किया गया है। जैसे आप फिल्म उद्योग में जब पैसा ब्लैक मनी खपत की जाती है, तो मान लीजिए आपने स्टेज बनाया है बहुत सारा और उसमें आग लगानी है, उस फिल्म की ये डिमांड है, तो आपने शो कर दिया कि साहब वो इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन वास्तव में वो 50 करोड़ नहीं खर्च हुए थे। हो सकता है लाख, 2 लाख, 10 लाख में थर्मोकॉल से बना दिया हो और आपने 50 करोड़ शो कर दिया और 50 करोड़ रुपए का टैक्स पे कर दिया। तो कई बार ऐसे उद्योग होते हैं जहां खर्च का अनुमान जटिल हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। अब ये सब तरीके किस प्रक्रिया से अपनाए जाते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है जिसको आधार बना करके आप मनी लॉन्ड्रिंग अपनाते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में दो तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग अपनाया जाता है। अगर हम कहें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, तो दो प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। एक तो पूंजी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग होता है, आधारित मनी लॉन्ड्रिंग, और एक होता है व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग। आधारित, या इसी को आप वस्तु आधारित मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। अब ये पूंजी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में कैपिटल का हेरफेर किया जाता है, पूंजी का संचालन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो लॉन्ड्रर है, फर्स्ट स्टेप में लॉन्ड्रर वो अपनी मुद्रा को प्लेसमेंट करता है बैंक प्रणाली में। इसको हम इस प्रक्रिया को प्लेसमेंट कहेंगे। अब प्लेसमेंट में क्या होता है कि लॉन्ड्रर जिसके पास बड़ी मुद्रा है, उसने बहुत सारे लोगों को अपना धन दे दिया, उसके उनके अकाउंट्स में भेजा, और मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, 100 करोड़ रुपए ब्लैक है, उसको व्हाइट बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को 10 करोड़ इसको दे दिया, 10 करोड़ इसको, ऐसे ऐसे सबको बांट दिया। तो 10 लोगों को ये 10-10 करोड़ रुपए बांट दिया। अब इन 10 लोगों में 10 करोड़ भी अगर कीमत ज्यादा है तो ये फिर और ज्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। ये पूरी देश दुनिया में फैलता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट के लिए जिन लोगों को अपनाया जाता है उनको स्मर्फ कहा जाता है। ये स्मर्फ के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की जाती है। अब दूसरे स्टेप में जब पैसे को घुमाया जाता है, उसी को लेयरिंग कहा जाता है। लेयरिंग, लेयरिंग का मतलब हो गया परतीकरण, उसको डिसेंट्रलाइज करना। जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना, तो कपड़े डाल करके और उसको चला दिया जाता है तो उसका व्हील घूम जाता है। अब लेयरिंग में उसका व्हील घूम गया और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, जगह जगह पर वो पैसा घूम जाता है। इसके बाद फिर वही लॉन्ड्रर के पास इंटीग्रेट हो जाता है, एकीकृत। अब जो पैसा 100 करोड़ था वो साफ सुथरा होकर के 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए उसके पास इंटीग्रेट हो गया। तो ये प्रोसेस एक होता है जहां पर आप पैसे की धुलाई कर सकते हैं, काले धन को सफेद धन में तब्दील करने की ये प्रक्रिया हो जाती है। तो ये 3 स्टेप में ये काम करता है। फर्स्ट स्टेप प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अब दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका होता है वस्तु आधारित मनी लॉन्ड्रिंग, या इसी को व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग। यहां पर वस्तु की कीमतों में हेराफेरी की जाती है, कीमतों में हेराफेरी। और सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि
वस्तु आधारित मनी लॉन्ड्रिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। जैसे कि कोई वस्तु, मान लीजिए कि आपको इंपोर्ट करना है यूएस से, तो यूएस में उस वस्तु की प्राइस, वास्तविक कीमत जो आंकी गई वो 100 रुपए थी, लेकिन आपने उसकी कीमत उसके पैकेट में या उसमें जो तय करके बताई, वो कहा कि साहब ये 1000 रुपए की है। 100 रुपए की वस्तु की कीमत को बढ़ा करके कितना कर दिया? 1000 रुपए, और 900 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया। उस वस्तु को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें कई पैकेट्स होंगे, और यहां आकर के आंतरिक स्तर पर, अब इसमें बहुत सारे अधिकारियों के साथ भी सांठ-गांठ की जाती है, तो कीमतों में हेरा-फेरी करके आप, सामान्य तौर पर होता है कि वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ा करके आप ज्यादा टैक्स पे कर देंगे तो आपका धन व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग वस्तु आधारित में होती है। अब आजकल क्या हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में तकनीकी का खूब प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी। अब नए नए तरीके आ गए हैं। तो जैसे आप पहले वाले तरीके देखिए कि वहां पर बहुमूल्य रत्न खरीद रहे हैं या इस तरीके की बातें, अब लोगों के पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा हो गया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन बैंकिंग, ई कैश, ये सब तरीके हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करके या ई कैश का प्रयोग करके भी मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया जाता है। ग्राहक अपने व्यक्तिगत आईडी कोड में वेब सर्वर से जुड़ जाता है और पैसे की हेरा फेरी वहां पर कर दी जाती है। ई कॉमर्स आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा तरीका हो गया है। डिजिटल करेंसी, ये एक बहुत बड़ी स्थिति है। आजकल डिजिटल मुद्रा के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। बिटकॉइंस वगैरह आपने देखे हो, बिटकॉइन और बहुत तमाम तरीके की स्थितियां हैं जिनके माध्यम से पैसे का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक समस्या है। ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है आजकल, जुआ और सट्टा या इस तरीके के, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन वीडियो गेम, इनके माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो अब तो सोशल मीडिया भी मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग होने लगा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आजकल, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया में, जैसे आप व्हाट्सएप देख लीजिए, तो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग होती है। अब जो मैसेज आप भेजेंगे किसी को, वो वही पढ़ सकेगा जिसको आपने भेजा है। बीच में आप उसको डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बातचीत कर पाना बड़ा आसान हो जाता है और हर प्रकार के नकारात्मक गतिविधियों को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीजें आज के जमाने में मनी लॉन्ड्रिंग में हो रही। अब बात आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस किस तरीके से ये स्थितियों को पैदा कर रहा है। अगर हम प्रभाव को देखें तो समाज के हर डायमेंशन में इसका प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखो, अर्थव्यवस्था में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके, अर्थात अवैध तरीके से जब आप काले धन को सफेद बना सकते हैं, तो लोगों, क्योंकि अवैध तरीकों में धन की आमदनी ज्यादा होती है, तो जब हमारे पास ये सोर्स हो जाए कि हम अवैध धन को वैध में बना सकते हैं, तो क्यों ना अवैध व्यापार कर लिया जाए। अब लोग ज्यादातर अवैध व्यापार की तरफ झुकेंगे। जब अवैध व्यापार बढ़ेगा तो जो ईमानदार, न्याय निर्णीत तरीके से व्यापार करना चाहते हैं, उनको निरुत्साहिता होगी। वो सही दिशा में व्यापार करने के लिए नहीं जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में लोगों का झुकाव अवैध व्यापारों की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था की दक्षता या नए नए अच्छे उद्योगों को लगाने में लोगों का झुकाव नहीं रहेगा। वो कहेंगे नहीं साहब, हम तो बैठ करके और इन्हीं सब चीजों से पैसा कमा लेते हैं,
जुए और सट्टे से, इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वाइट कर लेते हैं, तो फिर हमें व्यापार व्यवसाय करने की आवश्यकता क्या है? इससे क्या होता है कि जो ईमानदार न्याय निर्णीत व्यक्ति है, जो ठीक ढंग से व्यापार करना चाहता है, वो कम आमदनी प्राप्त करता है, तो उसके अंदर एक रिलेटिव डिप्रेशन पैदा होता है, सापेक्षिक वंचना। तो कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति भी कहां चला जाएगा? अवैध व्यापार की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो राजनीति को ये प्रभावित करती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अवैध तरीके से व्यापार व्यवसाय करते हैं, और ऐसा करने में उनके राजनेताओं के साथ भी साठगांठ होती है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी साठगांठ होती है। तो चुनावों के दौरान आप देखते होंगे कैश का प्रयोग किया जा रहा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में कई बार तो ऐसा हो जाता है कि राजनीतिक दलों को चंदा दे करके और उनसे वापस ले लिया जाता है। अब अनुदान टैक्स पे ही नहीं है, आपने चंदा दिया, पता चला 10 करोड़ रुपए आपने चंदा दे दिया, और फिर 10% उस दल को देकर के बाकी 90% आपने वापस ले लिया। अब वो 10 करोड़ आपका वाइट हो गया। तो अनुदान, हालांकि चंदा की प्रक्रिया को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया है, लेकिन अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक स्तर पर ब्लैक मनी का प्रयोग किया जाता है और उसमें खर्च दिखा दिए जाते हैं कि साहब हमने इतना इतना पैसा यहां पर खर्च किया। अब जब चुनाव हो चुका होता है तो उन खर्चों का अंदाजा लगा पाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा, बहुत सारे राजनीतिक दलों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ये काम किया जाता है। अब जब ये सब प्रभाव हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सामाजिक प्रभाव भी बढ़ेगा। सामाजिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि समाज में अवैध व्यापार की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ेगा, तो समाज में अवैध गतिविधियां भी बढ़ेंगी। वैश्यावृत्ति है और तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां जो समाज में अमानवीय मानी जाती हैं, अनैतिक मानी जाती हैं, लोग उनकी दिशा की तरफ वहां पर जाना शुरू कर देंगे। तो समाज भी इस तरीके से समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये प्रभाव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर ये प्रभाव पड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। तो कौन कौन से उपाय हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के उपाय अब देख लेते हैं। इन उपायों में दोनों स्तर पर, इनफैक्ट 3 स्तर पर हम इन उपायों को देख सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर क्या है, और तकनीकी स्तर पर कौन कौन से उपाय हैं। तो 3 डायमेंशन, आप राष्ट्रीय स्तर पर कौन से उपाय हमने किए, स्तर पर, वैश्विक स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का उपाय किए जा रहे हैं। और फिर क्योंकि तकनीकी नया इन्वेंशन है, न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, तो इसको एक अलग डायमेंशन बना लें कि तकनीकी दृष्टिकोण से क्या उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। जैसे हमारे पास एक पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया था, पीएमएलए 2002। अब ये एक कानून है जिसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। संस्थाएं हैं जैसे पीएमएलए कानून को एक्टिव करने के लिए ईडी है, एफआईयूआईएनडी है, और ये सारी संस्थाएं हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती हैं। किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध अगर हो रहा है तो इन संस्थाओं के माध्यम से उस आर्थिक अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है। पीएमएलए बेसिकली कोई ऐसा अपराध जो समाज में नकारात्मकता पैदा करता हो, जघन्य प्रकृति का आर्थिक अपराध हो, उन सब के लिए संस्थाओं को एक्टिव करता है और अधिकार प्रदान करता है। धन शोधन का निवारण करना, उन्हें रोकना, अवैध धन के स्रोतों का पता लगाना या उन पर काम करना, ये सब काम पीएमएलए के माध्यम से हम करते हैं।
इसके बाद कुछ हमारी संस्थाएं बनाई गई हैं जो पीएमएलए कानून है या मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जैसे दो संस्थाएं मैंने आपको बताई। एक तो FIUIND है, FIUIND ये संस्था है। जैसे ईडी है, ये संस्था हमने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके बाद अभी कुछ रेगुलेशंस जारी किए हैं वर्ष 2023 में, जिनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस रिकॉर्ड कहा जाता है। धन शोधन निवारण रिकॉर्ड रख रखाव अधिनियम एक ये बनाया गया है। धन शोधन रिकॉर्ड रख रखाव अधिनियम। (2023) अब इस अधिनियम के माध्यम से जो भी कौन सी संस्था लाभकारी संस्था है, कौन सी व्यवसायिक संस्था है, सेल कंपनियों को कैसे डिफाइन किया जाए, या कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों की परिभाषा को भी व्यापक कर दिया गया है ताकि सेल कंपनियां और झूठी कंपनियों को हम पहचान सकते हो। राजनीतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर इन्वॉल्व है तो पनिशमेंट का क्या क्या प्रोविजन होगा, कौन सी संस्थाएं हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से वो धन प्राप्त कर सकती हैं और कैसे, ये सारे के सारे प्रोविजंस इस धन शोधन रिकॉर्ड रख रखाव अधिनियम के माध्यम से किए गए। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण ये कानून है और कुछ संस्थाएं हैं हमारी हैं, एक आपने अधिनियम ये बना लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, जैसे 1988 से वियना कन्वेंशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। वियना कन्वेंशन 1988 ये एक वैश्विक स्तर पर सहयोग करता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि FATF धन के स्रोतों के बारे में काम करता है कि कौन सा धन किसको जा रहा है। FATF को और 2002 में व्यापक बना दिया गया। तो एक इंस्टीट्यूशन हमारा है वैश्विक स्तर पर FATF, ये कार्य कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पाकिस्तान को लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा गया और दुनिया के बहुत सारे देश हैं, 10-11 देश ऐसे हैं जो FATF के तहत ग्रे लिस्ट में रहे हैं। और कई बार जब ब्लैक लिस्ट हो जाता है कोई भी देश FATF में तो उसको विदेशी अनुदान प्राप्त होना बंद हो जाता है, कोई भी संस्था उसे अनुदान नहीं देती है। इसके बाद GPMLA है एक, GPMLA मतलब यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये काम करता है। फिर कन्वेंशंस भी हमने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे अभी तक वैश्विक स्तर पर 3 कन्वेंशन काम कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म 1999 में बनाया था ये। इसके बाद UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये 2000 में बनाया था। UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये 2003 में बनाया था। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े प्रोविजंस हैं जो धन शोधन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस पर भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि तकनीकी स्तर पर हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या काम किया। तो डेटा एनालिसिस, आप वैश्विक स्तर पर धन किस तरीके से संचालित हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस किया जाता है।
एनालिसिस, इसके माध्यम से भी हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। एआई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका ब्लॉकचेन विश्लेषण है। ब्लॉकचेन विश्लेषण, ये किसी भी धन की वास्तविक जानकारी का पता कर लेता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। जैसे आप साइबर डोम प्रोजेक्ट देखें। साइबर डोम प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के बहुत सारे देश, हालांकि भारत उसका अंग अभी नहीं है, लेकिन उस साइबर डोम प्रोजेक्ट के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को पता कर लिया जाता है। तो साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय स्तर पर आप शर्ट इन को देखिए, वो भी शर्ट इन एक संस्था है हमारी जो 2004 में बनाई गई, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकी, इसमें बहुत सारी प्रयोगशालाएं ऐसी बनाई जा रही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में काम कर सकती हैं। डिजिटल पहचान समाधान, जैसे आप देखेंगे कि आजकल कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो तो ओटीपी जनरेट होता है। बिना ओटीपी के वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। अब ओटीपी जैसे जनरेट होता है तो ये पता चल जाता है कि कौन सा पैसा कहां जा रहा है। तो डिजिटल आइडेंटिफिकेशंस के माध्यम से भी आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आधार बना करके दुनिया के देश मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये सब करने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग से हमें कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को रोकने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आप अपने आंसर में मनी लॉन्ड्रिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, उपाय हमने देख लिए। अब ये चुनौतियां क्या है, क्या क्या समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके एनफोर्समेंट सिस्टम को कमजोर करता है। देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा हैं और राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर वो फैल गया है, तो वो अधिकारी क्या सशक्त तरीके से काम कर पाएंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक स्तर पर वित्त मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं। बहुत सारे सांसद, विधायक, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आसान हो जाएगा? नहीं। तो एक बड़ी चुनौती हमारे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में आ रही है, वो है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है या प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है। प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरी, आप इसे दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रा में विद्यमान है इस क्षेत्र पर। अब आपने कानून बना दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वर्ष 2023 में आपने अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाले कौन लोग हैं? प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी हैं। लेकिन जब वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण कर सकते हैं आप? अब जब वो इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की उनकी इच्छा शक्ति होगी? तो एक दूसरी चुनौती है, इसी से निकल करके आती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी।
इस कारण से भी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर पाना हमारे लिए थोड़ा जटिल हो जाता है। कई मामलों में आपने देखा होगा कि राजनेता पीएमएलए कानून को बहुत तेजी से लागू नहीं कर पाते हैं, या कहीं पर एजेंसियां काम करती हैं तो वो भी समस्या है। इसके बाद कमजोर केवाईसी सिस्टम है हमारा। जैसे मैंने कहा कि ई आइडेंटिफिकेशन। अब केवाईसी सिस्टम, नो योर सेल्फ, ये बहुत कमजोर व्यवस्था है। कई बार हमारा केवाईसी की कोई जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ही फोन करके काम चल जा रहा है। तो कमजोर केवाईसी सिस्टम, केवाईसी मैकेनिज्म, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग को समस्या उत्पन्न करता है। जांच एजेंसियां बेहतर समन्वय नहीं है। अब एजेंसियां तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो गोपनीय तरीके से काम कर रही होती हैं, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या एजेंसियां काम कर पाएंगी? अब एक कोई काम है, मान लीजिए कि एनसीबी है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में काम कर रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अगर ईडी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा या एफआईयूआईएनडी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा तो नारकोटिक से जो भी धन संचय किया जा रहा है ईडी उसमें काम नहीं कर पाएगा ढंग से। तो बहुत सारी एजेंसियां तो हमने बना दी हैं, लेकिन एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी है, के बीच समन्वय की कमी है। इस कारण से भी हम मनी लॉन्ड्रिंग को ठीक ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक और बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। तकनीकी के संबंध में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रयोग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशी राष्ट्रों से हम आयात करते हैं। और आयात किए गए इंस्ट्रूमेंट्स, अब जैसे मान लीजिए आपने चाइना से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आयात किए और चाइना के लोग हमारे साथ में बैठ करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उन्हें वो पता है कि किस तरीके से तकनीकी का प्रयोग करना है, आपको वो पता नहीं है। तकनीकी की प्रगति अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से 10 गुना बढ़ रही है तो उस तकनीकी को थ्रेट पहुंचाने वाले 15 गुना बढ़ रहे हैं। अब तो आजकल क्या हो रहा है कि एआई का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। एआई का प्रयोग अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज में अच्छे काम करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी एआई का प्रयोग नकारात्मक काम करने में भी लग जाता है। तो न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसने सकारात्मकता को पैदा किया है तो इसने कई बार नकारात्मक स्थितियों को भी पैदा किया है। जैसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी देख लो आप। आजकल क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया, किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया, फ्रॉड किया और उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपने बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया, भुगतान कर दिया क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बिटकॉइन आपने ले लिया वहां से। तो ये काम चल रहे हैं प्रचुर मात्रा में। तो अब बात आती है कि फिर जब ये सारी समस्याएं हैं तो रोका कैसे जाए मनी लॉन्ड्रिंग को? तरीके क्या हैं? क्या हमें और कुछ काम करने की आवश्यकता है या ऐसे ही चले जाना चाहिए? तो कुछ और काम करने की आवश्यकता है। एक तो हमें यहां पर छानबीन के लिए, जैसा कि एनईएसटी का प्रयोग अगर मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है तो एआई या अदर न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए यहां पर। तो पहला सुझाव आप ये दीजिए कि हमें एडवांस तकनीकी के प्रयोग को जांच एजेंसियों में शामिल करना चाहिए। अब अगर आप इन एजेंसियों को अच्छी टेक्नोलॉजी दे देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देते हैं, जितने भी अधिकारी हैं उनकी कार्य क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। दूसरी बात है कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे कोऑर्डिनेशन की कमी है
तो एक सुझाव आप ये दे सकते हैं कि अंतर एजेंसी समन्वय, एजेंसी समन्वय को बढ़ाना चाहिए। एजेंसियां बहुत ज्यादा बनाने से ज्यादा अच्छा है कि उन एजेंसियों की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। उन एजेंसियों की वर्किंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग उनसे जुड़ा हुआ है। हर प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ा हुआ है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो वैश्यावृत्ति हो, चाहे वो ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति काला धन संचित करेगा तो यथासंभव वो कोशिश करेगा कि उसे उसे सफेद धन में तब्दील करना है। तो जब उसे सफेद धन में तब्दील करना है तो मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये जितनी एजेंसियां और बनाई गई हैं, गुप्तचर एजेंसियां हमारी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल मिसबिहेवियर को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें एक रिस्क मिटिगेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो जोखिम समन क्षमता से परिपूर्ण हो। जोखिम शमन क्षमता से परिपूर्ण संस्था का निर्माण किया जाए। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो रिस्क मिटिगेट करती है। इसके बाद इंटरनेशनल स्तर पर हमें और ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। तो एक सुझाव आप दे सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। समन्वय, अब जब आप ये पूरे के पूरे पार्ट्स को बना लेंगे तो आपके पास एक, कहां चला गया भाई? हाँ, तो आप क्या सवाल पूछ रहे थे? हम्म। पीएमएलए, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि खनन कहीं हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर कोई खनन हुआ और उसने ब्लैक मनी को स्टोर किया, अब वो कोशिश कर रहा है उसे व्हाइट मनी में तब्दील करने में, तो उसके ऊपर पीएमएलए कानून लागू होगा। हाँ हाँ। उसके लिए FIUIND है जो काम करती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, जैसे नेपाल बॉर्डर से फेक करेंसी हमारे इंडिया में आती है, तो FIUIND वहां पर है। NIA भी वहां पर बहुत हद तक काम करता है, तो उन एजेंसियों के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाता है। तो मतलब आपने चाहे आप ग्रामीण स्तर पर हो चाहे शहरी स्तर पर हो, अगर कोई भी धन काले धन के तौर पर आया तो PMLA कानून आपके ऊपर लागू होगा। ठीक, आप उस कानून के दायरे में रहेंगे। ठीक, अब हमने इस पूरे टॉपिक की चर्चा कर ली कि हमें कैसे कैसे काम करना है। सारे डायमेंशन हो गए जो हमने यहाँ देखे थे कि क्या है और किस तरीके से काम है। अब अगर कोई सवाल बनाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर या धन शोधन को लेकर के, तो ऐसे सवाल आएगा कि धन शोधन वर्तमान परिस्थितियों में न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसको लेकर के क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, उन उपायों को किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा, मतलब सवाल का डायमेंशन इन्हीं क्षेत्रों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डायमेंशन यही होंगे। अब यहां पर दूसरा एक सवाल यहां से रिलेटेड आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि धन शोधन रिकॉर्ड रख रखाव अधिनियम 2023 पारित किया। अब इसे आधार बना करके वो कहेगा कि धन शोधन रिकॉर्ड रख रखाव अधिनियम धन शोधन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय है, किंतु अभी तक यह वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका समीक्षा की से। तो अब इसके बारे में, कानून के बारे में बता दीजिए आप, और कानून के बाद वो क्यों अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया, तो चैलेंजेस क्या हैं वो आप बता दीजिए।
किस तरीके से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है? सुझाव देना है तो आप वहां पर सुझाव दे दीजिए। तो ये इतने डायमेंशंस पर हम मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करेंगे। ठीक।